नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर आपका स्वागत करने जा रहा हूं कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी कहते हैं। दोस्तों, संविधान के निर्माता चाहते थे कि भारत न केवल एक राष्ट्र बने बल्कि एक आदर्श राष्ट्र बने और इस जहां पर सामाजिक न्याय हो, आर्थिक समानता हो और हर व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन जी सके। इसी सपने को पूरा करने के लिए भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं। डीपीएसपी वो सिद्धांत है जो सरकार को यह बताने का काम करता है कि देश को कैसे चलाना है और समाज को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। ये अधिकार की तरह इन्फोर्स नहीं होते, लेकिन इनके बिना लोकतंत्र अधूरा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि डीपीएसपी इज द सोल ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे आर्थिक लोकतंत्र की आत्मा है। यानी अगर फंडामेंटल राइट्स हमें स्वतंत्रता देते हैं तो डीपीएसपी हमें समानता और न्याय दिलाने का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डीपीएसपी का इतिहास, उद्देश्य और प्रकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं क्या? डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। इनका उल्लेख है संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, बात करें इनकी तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाक्यांश, यानी ये जो वाक्यांश है उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? राज्य को नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। किनको? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में, किसमें? राज्य के जो विधायी कार्य है, कार्यकारी कार्य है और प्रशासनिक जो मामले हैं में राज्य के लिए संवैधानिक अनुदेश या सिफारिशें हैं। क्या है? संवैधानिक अनुदेश है या सिफारिशें, यानी सलाहकारी है। ये राज्य को सलाह देते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। क्या कहा है? अनोखी विशेषता। और इन्होंने क्या बताया है? सोल बताया है। किसकी सोल बताया है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की सोल बताया डीपीएसपी को। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की सोल है क्या? डीपीएसपी। किसने बताया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और साथ में कहा कि यह हमारे संविधान की क्या है? अनोखी विशेषता है। मूल अधिकारों के साथ साथ संविधान का दर्शन भी इनमें समाहित है और यह संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा। स्रोत ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। यानी हमने तो लिया आयरलैंड से और आयरलैंड ने लिया कहां से? स्पेन से। कहां से लिया? स्पेन से। डीपीएसपी का जो हमारा वर्तमान प्रारूप हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है वह 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रावधान था जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते थे। उसके समान मिलता जुलता है। किसके समान मिलता जुलता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलता जुलता है, जिसका प्रावधान कहां पर था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय राजनीति का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र। ये कह रहे हैं कि भारतीय राजनीति का लक्ष्य तो क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र है। और जो राज्य के नीति तत्व है उसका लक्ष्य अलग है। अलग क्या लक्ष्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के रूप में निर्धारित करते हैं। यानी ये राज्य को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की ओर राज्य को लेकर जाना चाहते हैं। अपितु भारतीय राजनीति का जो लक्ष्य है वो मात्र क्या है? कैसा लोकतंत्र हो? राजनीतिक लोकतंत्र हो।
लेकिन डीपीएसपी चाहते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक लोकतंत्र तो हो ही, लेकिन साथ में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। एक विद्वान हुए ग्रेनविल ऑस्टिन, कौन हुए? ग्रेनविल ऑस्टिन। ये कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, ये संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 36 में तो राज्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा। छत्तीस में क्या है? राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में वही है जो कि अनुच्छेद 12 में है। किसमें? अनुच्छेद 12 में है। ये सिद्धांत देश की शासन के मूल आधार। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि ये सिद्धांत, कौन सी सिद्धांत? जो कि डीपीएसपी में है, जो डीपीएसपी है, देश के शासन के मूल आधार है और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्या है? कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना क्या होगा? राज्य का कर्तव्य। क्या होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अपवाद भी है। क्या है? अपवाद। देखो, दो आर्टिकल है कौन कौन सा? 39 ख और 39 ग। ठीक है, अगर इनको लागू करते हैं तो दो मूल अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन। कौन से मूल अधिकार? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19। तो कहते हैं कि जब इनका टकराव इनसे होगा तो ये क्या नहीं होंगे? शून्य नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? शून्य नहीं होंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 39 ख और 39 ग को प्रभावी बनाने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 39 और ख को, ठीक है, इनको प्रभावी जो बना देते हैं कानून, वो अगर किसका उल्लंघन करते हैं? अनुच्छेद 14 का और अनुच्छेद 19 का। अनुच्छेद 14 का और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं तो उसके बावजूद भी वो क्या नहीं होंगे? शून्य घोषित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? शून्य घोषित नहीं होंगे और असंवैधानिक नहीं ठहराए जा सकते हैं। और असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता, उनको असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है। कौन से कानूनों को? ऐसे कानून जो संविधान के अनुच्छेद 39 ख और 39 ग को प्रभावी बनाते हैं और प्रभावी बनाए और उस प्रभावी बनाने के दौरान यदि अनुच्छेद 14 का और अनुच्छेद 19 का क्या होता है? उल्लंघन होता है। क्या होता है? उल्लंघन होता है, तो भी ये क्या नहीं होंगे? शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। एक केस है, कौन सा केस है? मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में इसका निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच, क्या कह रहा है कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य और संतुलन है। संविधान की मूल संरचना की अनिवार्य विशेषता है। क्या है? अनिवार्य विशेषता है। किसकी? संविधान की मूल संरचना की अनिवार्य विशेषता है। किनके बीच में? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए, किसके लिए? आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए क्या करेंगे? बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। देखो, हमारे राज्य को, देश को, अब राज्य का मतलब है सरकार से है। सरकार चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर उनको अपने नागरिकों के हितों के लिए पॉलिसीज बनानी है, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हो, तो अगर वो बनाते हैं तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए डीपीएसपी है, जो उनके लिए बहुत व्यापक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। कौन? डीपीएसपी। किसके लिए? राज्य के लिए। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए संवैधानिक अनुदेश और सिफारिशें हैं। क्या कहा कि अगर राज्य कोई विधायी कार्य करता है,
कोई कार्यकारी कार्य करता है या प्रशासनिक मामले होते हैं राज्य के, तो उनमें राज्य किस प्रकार काम करे, इसके लिए हमारे संविधान में उनके लिए कुछ सिफारिशें हैं। तो वो कौन सी है? डीपीएसपी। कौन सी है? डीपीएसपी। डीपीएसपी कहता है कि राज्य को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो वो क्या है? सिफारिश है, अनुदेश यानी सलाह है। राज्य शब्द में केंद्र आता है, राज्य सरकारों के विधायी और कार्यकारी अंग आते हैं, सभी स्थानीय प्राधिकरण आते हैं तथा देश के अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण इसमें शामिल होते हैं। इसमें राज्य शब्द में उनका कार्यान्वयन राज्य अधिकारियों का नैतिक दायित्व होता है। क्या होता है? उनका कार्यान्वयन राज्य अधिकारियों का नैतिक दायित्व होता है, लेकिन उनके पीछे असली शक्ति राजनीतिक है अर्थात जनता का मत है। उन्होंने कहा कि यदि डीपीएसपी का पालन करना राज्य अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य होता है। कैसा कर्तव्य? नैतिक, कानूनी कर्तव्य नहीं है। कैसा कर्तव्य? नैतिक कर्तव्य। ठीक है, लेकिन जब अधिकारी अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उसके पीछे असली ताकत कौन सी होती है? राजनीति की। कौन सी ताकत होती है? राजनीति की। ठीक है, अर्थात किसकी होती है? जनता की। राजनीति का मतलब क्या? जनता, क्योंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कहां पर है? सरकारों में है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र जो क्या करते हैं? कोई प्रतिष्ठापित करते हैं। कौन? डीपीएसपी। डीपीएसपी किसकी स्थापना की बात करते हैं? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की। ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है जो प्रकृति में तो सकारात्मक है, लेकिन मूल अधिकार के विपरीत है, जो कि प्रकृति में कैसे हो जाते हैं? नकारात्मक। जो कि प्रकृति में कैसे है? नकारात्मक। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की पूरक है। क्या है? नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक माना गया है डीपीएसपी को। यानी कहने का मतलब है कि डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है, यानी समान है। क्या है? समान है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। उनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करके भारतीय की रिक्तता को भरना है। जब डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं तो आर्थिक लोकतंत्र कब होगा? जब नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान होंगे, और ये अधिकार देने का काम कौन करते हैं? मूल अधिकार। कौन करते हैं? मूल अधिकार। इसीलिए डीपीएसपी का बहुत महत्व हो जाते हैं। इसलिए डीपीएसपी को मूल अधिकारों की क्या माना है? पूरक माना है। सर बी एन राव। कौन? सर बी एन राव। बी एन राव कौन थे? हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। बी एन राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार ने सिफारिश की कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। कितनी श्रेणियां? अधिकारों कितनी श्रेणियों में बांटा? 2 श्रेणियां। 2 श्रेणियां कौन सी? एक तो वो श्रेणी जो न्यायालय में विचार योग्य हो। कैसी हो? न्यायालय में विचार योग्य हो। तो इसके अंदर तो कौन से आते हैं? फंडामेंटल राइट्स। कौन से आते हैं? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। और न्यायालय में गैर विचार योग्य। ठीक है, इसमें कौन आते हैं? डीपीएसपी। कौन से आते हैं? डीपीएसपी, जिसे प्रारूप समिति ने स्वीकार कर लिया। तो प्रारूप समिति की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 29 अगस्त 1947 को। कब होती है? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्य थे इसमें? 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है, न कि पुलिस राज्य का। न कि पुलिस राज्य का। यानी डीपीएसपी चाहते हैं कि हमारा देश डीपीएसपी के अनुसार अगर कार्य होता है तो हमारा देश कैसा बनेगा? एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित होगा, ना कि एक पुलिस राज्य, यानी जहां पर कानून का शासन हो। हमारे यहाँ पर कानून का शासन नहीं है, जनता का शासन है। किसका शासन है? जनता का शासन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को साकार करना है। किसको? जो प्रस्तावना में उल्लिखित क्या है? न्याय है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को साकार करना उद्देश्य है। किसका? डीपीएसपी का। ठीक है, न्यायालय में विचार योग्य नहीं है। क्या नहीं है?
न्यायालय में विचार योग्य नहीं है। उल्लंघन या गैर कार्यान्वयन के मामले में इन्हें न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। यानी हम राज्य के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते कि राज्य ऐसा नहीं कर रहा, कि राज्य बच्चों के लिए कोई कानून नहीं बना रहा, शिक्षा के लिए कोई काम नहीं कर रहा, तो हम इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, है ना। यानी विचार योग्य नहीं है न्यायालय के अंदर। कौन है? डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी कानून की संवैधानिकता, वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालय की मदद करते हैं। क्या करते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है ना, वो किसी कानून की संवैधानिकता या वैधता की जब जांच की जाती है तो न्यायालय का क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं, मदद करते हैं ये डीपीएसपी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए किसी भी कानून को अनुच्छेद 14 और 19 के अनुसार उचित होना चाहिए। कह रहे यदि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया अपना कि डीपीएसपी को अगर लागू करना हो ना, लागू कैसे होंगे? जब कोई कानून बनाएंगे तो कानून कैसा होना चाहिए? जो अनुच्छेद 14 19 के अनुसार सही हो, उचित होना चाहिए। यानी किसी की समानता, किसी की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया। क्या किया है? वर्गीकरण। हमने जो डीपीएसपी है उनकी विषय वस्तु के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। 3 श्रेणी में हमने बांटा, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। कौन कौन से? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। ऐसे डीपीएसपी जो समाजवाद की स्थापना पर जोर देते हैं या समाजवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको समाजवादी कहा, श्रेणी में रखा। हालांकि संविधान में ऐसा नहीं प्रावधान किया गया, संविधान में नहीं बांटा गया है, ठीक है। और ऐसे डीपीएसपी जो गांधीवाद को बढ़ावा देते हैं उनको हमने गांधीवादी कहा, और ऐसे जो उदारवाद को बढ़ावा देते हैं, उदारवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको उदारवादी नीति निर्देशक तत्व हमने कहा, ठीक है। तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन विषय वस्तु के आधार पर इन्हें समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में वर्गीकृत किया है। कैसे बांटा हमने? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी में हमने बांटा। तो देखिए समाजवादी, अब पढ़ते हैं ना, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं। एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा करते हैं। क्या करते हैं? एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा बनाते हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है तथा कल्याणकारी राज्य की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इन नीति निर्देशक तत्वों को हमने कौन से कहा? समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कहा। अब कौन कौन से इसमें, इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 38। कौन सा है? अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है कि राज्य क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु, किसमें? लोक कल्याण, सामाजिक व्यवस्था में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। कौन? कैसा न्याय सुनिश्चित करेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। कौन? राज्य। किसके लिए? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। किसके लिए? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा राज्य। और क्या करेगा? आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, यानी सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के तो काम करेगा। जैसे क्या चल रहा है? मनरेगा और भी कई तरह की पॉलिसीज है जहां पर राज्य चाहता है कि सभी लोगों की आय बढ़े और प्रतिष्ठा, सुविधाओं व अवसरों की असमानता को भी कम करेगा। यह जोड़ा गया किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 एक बड़ा है, इसको देखते हैं ढंग से। राज्य अपनी नीतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में निम्न निर्देशित करेगा, यानी ये काम करेगा। क्या काम करेगा? कि अपने नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं, नागरिक कौन होंगे? पुरुष और महिलाएं होंगे, के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना।
क्या करेगा कि अपने जो नागरिक है, पुरुष और महिला है, उनके लिए वो समान रूप से आजीविका का अर्जन कर सके, इसलिए उनके लिए साधन उपलब्ध करवाने का काम करेगा कौन? राज्य। यह सुनिश्चित करना कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण कैसा हो? सर्वोत्तम। और राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि समुदाय में जितने भी भौतिक संसाधन है उनका स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण कैसा होना चाहिए? सर्वोत्तम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सर्वोत्तम। यानी भौतिक संसाधन सभी लोगों की पहुंच तक हो। संसाधनों तक पहुंच यह विकास का पैमाना माना गया है ना। यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो। क्या ना हो? संकेंद्रण। देखो पहले तो क्या करेगा सर? आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने का काम करेगा। इसके आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। फिर क्या करेगा कि भौतिक संसाधनों के नियंत्रण की बात करता है। भौतिक है संसाधनों के वितरण और नियंत्रण की बात करता है। वितरण व नियंत्रण की बात करता है। दो बातें इसमें। तीसरी बात क्या है कि इन संसाधनों का क्या ना हो? संकेंद्रण। क्या ना हो? संकेंद्रण न हो। आगे और भी प्रावधान है इसमें, लेकिन यहां पर तो मूल रूप से हमें यह देखने को मिला कि आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। साथ में भौतिक संसाधन होंगे, उन पर जो समुदाय के लिए, उनके लिए पर नियंत्रण और वितरण की व्यवस्था कैसी होगी? सर्वोत्तम। यह सुनिश्चित करेगा कौन? राज्य। और राज्य इस बात में यह भी देखेगा कि जो आर्थिक प्रणाली का संचालन हम कर रहे हैं ना, राज्य कर रहा है, उससे कई भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण तो नहीं हो रहा, कि एक जगह पे तो नहीं जा रहे, यानी जिनको मिल रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहे उनको मिल ही नहीं रहे। तो इस बात का भी राज्य ध्यान रखेगा। और प्रावधान देखें अनुच्छेद 39 के, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान है। जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों, बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण भी राज्य देखेगा। ठीक है। आर्थिक विवशता के कारण नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुरूप न हो। ठीक है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास और नैतिक व भौतिक विकास से बचपन तथा युवाओं की सुरक्षा का अवसर करना। यानी कह रहा है कि बच्चे जो है उनको उनका स्वस्थ विकास हो और नैतिक और भौतिक विकास से बचपन और युवाओं की क्या होनी चाहिए? सुरक्षा के अवसर उनको मिलने चाहिए। और यह ध्यान रखना कि कोई आर्थिक व्यवस्था के कारण, यानी अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति से विवश होकर कोई भी जो नागरिक है वो ऐसे रोजगार में न जाए जिनसे उनकी आयु और शक्ति के अनुरूप न हो। और यह प्रावधान हमने जोड़ा कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? कि आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई नागरिक ऐसे काम ना करे जिनसे उसकी आयु पर प्रभाव पड़े और उसकी सुरक्षा पर संकट हो। ठीक। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? अनुच्छेद 39 के ये कहता है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है। अनुच्छेद 39 का ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और समान न्याय को बढ़ावा देने की बात ये करता है। और साथ में कहता है कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, यानी जिन व्यक्तियों को कानूनी सहायता नहीं है, जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं, तो सरकार अपने स्तर पर सरकारी वकील उनको उपलब्ध करवा सकती है। अनुच्छेद 41। अब आप सोच रहे हो कि 40वां का छोड़ दिया, तो 40वां इस श्रेणी में नहीं है, यानी कि हम समाजवादी पढ़ रहे हैं अभी डीपीएसपी, तो समाजवादी में नहीं है 40वां, है ना। 40वें में किसका है? ग्राम पंचायतों का गठन की बात है। तो 41वां देखिए अपन पहले, कार्य शिक्षा का अधिकार। कार्य का अधिकार होगा, शिक्षा का अधिकार होगा। बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता का अधिकार होना चाहिए। किसको? नागरिकों को। ठीक है। यानी कार्य उपलब्ध करवाया जाना चाहिए राज्य के द्वारा। शिक्षा का अधिकार लोगों को दिया जाना चाहिए। बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता मिलने का अधिकार नागरिकों के पास होना चाहिए। यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 41।
अनुच्छेद 42 कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा मातृत्व राहत का प्रावधान है। ये कह रहा है कि भाई आप काम तो दोगे, लेकिन काम ऐसा दो कि जो न्याय संगत हो, यानी व्यक्ति की सुरक्षा पर, उनकी आयु पर या उनके शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े, दुष्प्रभाव ना पड़े, और मानवोचित, कैसी दशाएं होनी चाहिए, मानवोचित दशाएं, यानी मानव के काम करने योग्य लायक स्थितियां होनी चाहिए, और साथ में मातृत्व राहत का प्रदान। मातृत्व का मतलब जो जननियां होती है, माताएं होती है, उनको भी राहत, यानी उनको कुछ छुट्टी दी जानी चाहिए, और दिया जाता है ना। अनुच्छेद 43 क्या कहता है अनुच्छेद 43? सभी कर्मकारों के लिए, किसके लिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, उचित जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को सुनिश्चित करना। किसकी बात करें कि जितने भी कर्मकार है, काम करने वाले जो लोग हैं, उनको इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे उनका जीवन का निर्वाह हो सके, और उचित जीवन स्तर उनको उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी उनके लिए सुनिश्चित होने चाहिए। अनुच्छेद 43 का, ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में, किसके, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए, है ना। इसीलिए सभी उद्योगों में क्या बनाए गए हैं, मजदूर संघ। क्या बनाए जाते हैं, मजदूर संघ बनाए जाते हैं, ताकि ये मजदूर संघ अपने क्या कर सके, उद्योगों के प्रबंधन में अपनी भूमिका निभा सके। इसका प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 43 के अंदर, और इसको जोड़ा गया किसके द्वारा था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43 को जो क्या करेगा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 कौन सा है, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। क्या करेगा, पोषण का स्तर सुधारेगा, जीवन स्तर को ऊंचा करेगा, और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। इस बात का उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 47 में। कहां पर है, अनुच्छेद 47 में। अभी हमने पढ़े कौन से, समाजवादी डीपीएसपी। अब हम पढ़ेंगे कौन से, गांधीवादी डीपीएसपी। कौन से पढ़ेंगे, गांधीवादी डीपीएसपी, ठीक है। यानी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। किस पर है, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित। ये राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान, किसके दौरान, राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान गांधी जी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का, किसका, पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 क्या कहते हैं, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 40 क्या करेगा, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार करना। यानी अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है, और स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। यानी ग्राम पंचायतों की आप स्थापना तो कर दोगे, लेकिन साथ में इन इकाइयों को वो अधिकार भी दिया जाए कि वो अपने शासन का संचालन करने में सक्षम हो। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 क्या कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिक और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है कौन, अनुच्छेद 43। कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। किसके आधार पर, व्यक्तिक आधार पर, यानी पर्सनल, व्यक्तिगत, और सहकारी आधार पर। किस पर, सहकारी आधार पर। अनुच्छेद 43 है, कौन सा है, अनुच्छेद 43 है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन की बात करता है। किसकी, स्वैच्छिक गठन की बात करता है, स्वायत्त संचालन की बात करता है। पहले स्वैच्छिक गठन होगा, स्वायत्त संचालन होगा, और लोकतांत्रिक नियंत्रण होगा। क्या होगा, लोकतांत्रिक नियंत्रण होगा, और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। यह अनुच्छेद 43 है, जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। किसके द्वारा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा किसको जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 को। किसको जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 को। क्या बात, किसकी बात कर रही है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन। किसकी बात कर रहा है, स्वैच्छिक गठन है,
स्वायत्त संचालन, किसके? स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन। चार चीजें। कितनी चीजें? चार चीजें। ठीक है। 43 कौन सा? 43। 4 और 3 कितने? 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 कितने? 7 तो 97वां। 7 97 तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 43 ख को जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है और व्यवसायिक प्रबंधन की बात की गई, लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात की गई। आगे देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। क्या करेगा? कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का काम करेगा। किसके? एससी एसटी और जो अन्य कमजोर वर्ग है कि शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। कैसे? इस तरह शैक्षिक और आर्थिक, यानी एससी एसटी की शिक्षा और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम करेगा। कौन? राज्य। उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा। किससे? सामाजिक अन्याय से और शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा। कौन? राज्य। किसके करना चाहिए और कौन कहता है ये? अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर, किसको छोड़कर? औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर, यानी जो किसमें हो? दवाई के रूप में काम आए। दवाई के रूप में काम आने के अलावा जितने भी नशीले पेय हैं और दवाएं हैं उनके सेवन पर रोक लगाना चाहिए। ये किसको? राज्य को। कि औषधि उद्देश्य के अलावा जितने भी नशीले पेय होंगे और दवाइयां उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, राज्य का कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 47 इस बात की पुष्टि करता है। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कहता है कि गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू जो पशु हैं, ठीक है, गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू एवं भारवाहक पशुओं के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। अनुच्छेद 48 क्या कह रहा है? गायों व बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशु, दुधारू और भारवाहक जो पशु हैं, ठीक है, उनके वध पर रोक लगाएगा और साथ में उनकी नस्लों में सुधार के लिए कार्य करेगा। अगला अपना अब है तीसरी श्रेणी, उदार बौद्धिक यानी उदारवादी डीपीएसपी। उदारवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला अनुच्छेद है इसमें 44। कौन सा है? 44वां अनुच्छेद। पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। क्या करेगा? कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करेगा। ठीक है। इस बात का प्रावधान, इस बात का पहली बार जिक्र कब हुआ था? साहबानो केस में। कब हुआ? साहबानो केस में 1985 में हुआ जाता कि साहबानो एक 62 वर्ष की मुस्लिम महिला थी और इसके पति ने इनको तलाक दे दिया था, तो ये अपना गुजारा करने में सक्षम नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको वेतन भत्ता देने का निर्णय दे दिया। तो लेकिन जो मुसलमानों का पर्सनल लॉ था उसने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ के खिलाफ है ये। तो उस समय ऐसा हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था वो राजीव गांधी जी ने संविधान में संशोधन करके उसको पलट दिया था। तो इसी कारण फिर कहा गया कि ऐसे कोई विवाद ना हो, तो इसीलिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, क्योंकि न्याय के लिए सभी के लिए एक समान कानून होने चाहिए। पर्सनल लॉ वहां पर काम नहीं करेंगे। साहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी। समान नागरिक संहिता की बात क्यों की गई है? क्योंकि ये क्या करती है? जो असमान निष्ठाएं होती है उनको हटाती है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का काम करती है। कौन? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। आगे बात करें अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 कहता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के, क्या 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। राज्य क्या करेगा? सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और ये प्रावधान कब जोड़ा है इसमें?
86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। किसके द्वारा? 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 48 आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। क्या कह रहा है 48 अनुच्छेद कि आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर यानी वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने की बात की जा रही है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है अनुच्छेद 48 का अगला अनुच्छेद कौन सा है? 48 के ये कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का क्या होगा? कर्तव्य। क्या? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन यानी बढ़ाना और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। पहले तो वनों को बचाओ, फिर वन्य जीवों को बचाओ और तो पर्यावरण संरक्षण अपने आप हो जाएगा। और ये प्रावधान जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अनुच्छेद 39 का सॉरी 49 है क्या? अनुच्छेद 49 कलात्मक अथवा ऐतिहासिक रुचि वाले स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं की रक्षा करें जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। यानी राष्ट्रीय महत्व की जो भी इमारतें उनका संरक्षण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका से और न्यायपालिका का पृथक्करण। कह रहा है कि कार्यपालिका का तो न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? का पृथक्करण। लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही क्या रहेगी? अलग रहेगी। दोनों क्या रहेगी? अलग। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है अनुच्छेद 50। फिर अनुच्छेद 51 की अपन बात करें। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों का सम्मान करना तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहन करना, यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। क्या करेगा? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का बात करेगा, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाएगा। क्या करेगा? राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाएगा और अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों का क्या करेगा? सम्मान करेगा और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करेगा अन्य राष्ट्रों को भी और खुद भी इस बात का ध्यान रखेगा। इसी के साथ ही हमारी इस बहुत ही ऊर्जावान कक्षा की समाप्ति होती है ना। हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। आई होप सभी को समझ में आया होगा और आपको भी अगर अच्छा ऐसा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। अब बेटा